हेलो बच्चों, आई होप कि आप सब कैसे हैं। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपने घरों में स्वस्थ होंगे। तो हमारे चल रहा था वनस्पति जगत और लेक्चर नंबर क्लास 11 का चैप्टर नंबर 3। तो ये हम पढ़ रहे थे, इसमें हमने ब्रायोफाइटा और टाइटोफाइटा हमारा कंप्लीट हो गया था। अब हम पढ़ेंगे जिम्नोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म अब हमारा रह रहा है और एंजियोस्पर्म, दो उसमें बस रह गए हैं, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म आज हम पढ़ेंगे। तो ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों अपनी नोटबुक निकाल लेना और जैसे जैसे मैं आपको बताते जाऊंगी जिम्नोस्पर्म के लक्षण, ऐसे ऐसे आप अपनी नोटबुक में उतारते जाएंगे। तो ठीक है। जिम्नोस्पर्म जो जिम्नोस्पर्म है वो कैसे प्लांट है, यानी कि जो जिम्नोस्पर्म होते हैं वो ऐसे प्लांट होते हैं जो अनावर्त होते हैं, यानी कि जो उनका बीज होगा वो किसी आवर्त से ढका हुआ नहीं होता। तो जिम्नोस्पर्म ऐसे ही में होते हैं प्लांट जिनका बीज होगा वो ढका हुआ या नहीं होता, यानी कि नग्न बीज बोल सकते हैं हमसे। तो उसका पहला लक्षण देखते हैं। तो जिम्नोस्पर्म जो होंगे ऐसे पौधे होंगे जिनका बीजाणु क्या होगा, अंडाशय भित्ति से ढके हुए नहीं होते। यानी कि बीज कैसे होंगे, इनमें नगन होंगे, यानी कि बीज क्या होंगे, नगन होंगे। नगन क्यों होंगे, क्योंकि किसी आवरण से ढके हुए नहीं होते। यानी कि जैसे फल के अंदर नहीं होंगे, यानी कि अगर बीज फल के अंदर होगा तो क्या होगा, आवरण से ढका हुआ होगा। तो ऐसे ये नहीं होते, बीज नगन होते हैं, फल के अंदर नहीं होते। तो ये हमारा फर्स्ट लक्षण हो गया, इसका पहला पॉइंट होगा। तो और दूसरा पॉइंट है, ये कैसे होंगे, अनावर्त होंगे, यानी इन्हें अनावर्त भी कहते हैं क्योंकि ये ढके हुए नहीं होते। और जो जिम्नोस्पर्म शब्द दिया था वो किसने दिया था, वो थियोफाइटस ने दिया था। जो जिम्नोस्पर्म शब्द है वो किसने दिया था, थियोफाइटस ने दिया था। तो हमारा ये तीसरा पॉइंट हो गया। अब फोर्थ पॉइंट की बात करें तो इनका जो मुख्य पादप शरीर होगा वो कैसा होगा, टेरिडोफाइट के समान होगा। यानी कि जैसे टेरिडोफाइट में था मुख्य पादप शरीर क्या था, बीजाणुउद्भिद था। स्पोरोफाइट जिसे हम स्पोरोफाइट कहते हैं, वो क्या था, इसका मुख्य पादप शरीर था टेरिडोफाइट का। तो ऐसे ही जिम्नोस्पर्म में क्या होगा, जिम्नोस्पर्म में भी हमारा जो मुख्य पादप शरीर होगा वो क्या होगा, बीजाणुउद्भिद होगा, यानी कि स्पोरोफाइट होगा। जो बीजाणुउद्भिद होगा, जैसे टेरिडोफाइट में तने में, पत्ती में और मूल में क्या था, बटा हुआ था, ऐसे ही जिम्नोस्पर्म में भी क्या होगा, जो स्पोरोफाइट हैं उनमें भी तना और मूल और पत्ती में क्या होगा, ये बटा हुआ होगा। तो हम सबसे पहले तने की बात कर लेते हैं कि तना है क्या। तो इनके जो तने होंगे वो कैसे होंगे, इनका जो तना होगा वो कैसा होगा, लंबा होगा, बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं इनके, मतलब जो इनके तने कैसे होंगे, ज़्यादातर लंबे होंगे और कुछ झाड़ियों के रूप में भी मिलते हैं। तना कैसा होगा, बहुत ज़्यादा इनका लंबा होता है, यानी कि पेड़ भी इनके बहुत ज़्यादा क्या होंगे, लंबे होंगे। जिम्नोस्पर्म के पेड़ भी बहुत ज़्यादातर क्या होते हैं, लंबे होते हैं बहुत ज़्यादा। जैसे 25 इमारतें होती हैं उनके क्या होंगे, जितने 25 इमारतें होती हैं उनके लगभग क्या होते हैं, बराबर होते हैं इनके प्लांट। और तने क्या होंगे, तने भी लंबे ही होंगे और कुछ झाड़ी के रूप में मिलेंगे। जैसे अगर हम जिम्नोस्पर्म के सबसे लंबे पादप की बात करें तो सिकुआ एक ऐसा प्लांट है जो सबसे लंबा प्लांट है जिम्नोस्पर्म का। तो सबसे लंबा जो पादप होगा जिम्नोस्पर्म का वो क्या होगा, सिकुआ एग्जाम्पल दिया है जैसे सिकुआ। अब हम तने की बात करते हैं। तने जो होंगे यानी कि स्टेम जो होगी वो दो प्रकार के होंगे, एक तो शाखित होंगे और एक कैसे होंगे, अशाखित होंगे। यानी कि तने दो प्रकार के होते हैं, एक तो शाखित होंगे इनके और एक कैसे होंगे, अशाखित होंगे, यानी कि एक शाखाओं में बटे होंगे और एक जिनमें शाखाएँ नहीं मिलेंगी। अगर शाखा की बात करूँ जिनमें बटी होगी, तो एग्जाम्पल के तौर पर जैसे पाइनस में क्या होगा, शाखाएँ बटी हुई होंगी। लेकिन जो अशाखित होगी जिनमें शाखाएँ बटी नहीं होंगी वो क्या होंगे, साइकस। जैसे पाइनस क्या है, जो शाखित होगा, और अशाखित क्या है, साइकस है। अब तने की हमने बात कर ली, अब हम बात करते हैं मूल यानी कि रूट की। तो रूट क्या है, तो उनकी जो रूट होगी, तो उनकी जो मूल होगी, रूट होगी, वो कैसी होगी, मूसला मूल होगी। ज़्यादातर कैसे होगी, मूसला मूल ही होगी उनकी। यानी कि मूल जो, यानी कि मूलांकुर तो होगी, जो मूल होती है उसमें दो वो पाए जाते हैं, एक प्रांकुर एक मूलांकुर।
जो मूलांकुर है वो मूल बनाते हैं, और जो प्रांकुर होते हैं वो क्या बनाते हैं, तना बनाते हैं, और तना शाखाओं में बढ़ जाता है। और ऐसे ही मूल भी अपर प्राथमिक और तृतीयक, ऐसे ही एक मूल से प्राथमिक तृतीयक तृतीयक ऐसे मूल निकलती है। तो इनमें मूल जो कैसे होंगी, प्राय मूसला मूल होंगी। तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया बी का। तो फर्स्ट पॉइंट होगा कि इनकी मूल जो होंगी कैसे होंगे, मूसला मूल होंगी। और कुछ मूल ऐसी होंगी जो सहजीव संबंध दर्शाएंगी, जैसे कवक के साथ सहजीव संबंध दर्शाती हैं, जिसे हम जैसे एग्जाम्पल के तौर पर पाइनस, यानी कि ऐसी कुछ होंगी जो कवक के साथ क्या करेंगी, ऐसे ये मूल मिलेंगी, यानी कि जड़ें मिलेंगी कि ऐसी होंगी, आकार में बड़ी होंगी, और कवक के साथ क्या करेंगी, सहजीव संबंध दर्शाएंगी। यानी कि मूल क्या करेगी, इन्हें जल खनिज देगी, जल और खनिज क्या करेगी, मूल एब्जॉर्ब करेगी, और कवक क्या करेगा, इन्हें सहारा देगा जड़ों को। तो ये क्या करती हैं एक दूसरे को, यानी कि मूल क्या करेंगे, कवक को पोषण देंगी, और कवक क्या देगा ना, सहारा देगा। तो एग्जाम्पल बताया मैंने, जैसे पाइनस में ऐसा होगा। तो कवक मूल क्या करेगी, सहजीव संबंध दर्शाती है, जैसे पाइनस में, यानी कि कवक के साथ क्या करेगी, सहजीव संबंध दर्शाएगी। और एग्जाम्पल के तौर पर पाइनस, यानी कि कवक इनसे क्या लेगी, अपना पोषण बनाएगा, और मूल को क्या देगा, कवक सहारा देगा। तो ये था इसका दूसरा पॉइंट। अब तीसरे पॉइंट की बात करते हैं, मूल की। कुछ मूल कैसी होती है, इनमें छोटी होती हैं, जो क्या करती हैं, नाइट्रोजन का क्या करती हैं, स्थिर करते हैं। इनकी नाइट्रोजन क्या करती है वो, जैसे नील हरित जैसे एनाबीना, नील हरित एनाबीना, ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करेंगे, यानी कि वातावरण से क्या करेंगे, नाइट्रोजन लेंगे। और जैसे नील हरित को क्या कहते हैं, साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं। तो ये क्या करेंगे, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं कुछ मूल। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर जैसे साइकस क्या करेगी, यानी कि जो नील हरित क्या करेंगी, N2 का क्या करेंगे, स्थिरीकरण करेंगी। N2 का स्थिरीकरण करते हैं। जैसे एग्जाम्पल एनाबीना हो गई, क्या करते हैं, नील हरित वाला है एनाबीना, जो क्या करते हैं, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, यानी कि गैसीय अवस्था को क्या करते हैं, अमोनियम बदलते हैं। डायरेक्ट हम किसी भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण डायरेक्ट नहीं करते, गैसीय अवस्था में जो होगी वो नाइट्रोजन नहीं लेते, लेकिन अमोनिया में क्या करते हैं, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करेंगे, फिर उसे अमोनियम बदलेंगे, फिर उसे क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। तो ये नीले हरित क्या करेंगे, साइनोबैक्टीरिया, यानी कि नीले हरित क्या करेंगी, सहजीव संबंध दर्शाती हैं, जैसे एग्जाम्पल साइकस। और ये कैसी होती हैं, छोटी विशिष्ट मूल नाइट्रोजन होती हैं। ये कैसी होंगी, छोटी मूल होंगी, यानी कि काट के रूप में मिलेंगी, छोटी मूल होंगी। तो ये क्या करेगी, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करेंगी, और सहजीवी संबंध दर्शाती हैं मूल के साथ। तो जैसे एग्जाम्पल साइकस बताया। अब हम पत्ती की बात कर लेते हैं, इनकी लीफ की बात करते हैं। पत्ती का काम क्या है, पत्ती कार्य क्या करती है, तो जिम्नोस्पर्म में इनकी जो पत्ती होगी वो कैसी होती है, सुई की तरह की होती है, नुकीली बोल रहे, यानी कि सुई की तरह की होती है, नुकीली, जो ताप और नमी और वायु को क्या करती है, सहन कर सकती है। और यानी कि जो नमी और ताप को सहन करेंगे वे कैसे होंगे, ज़्यादातर कैसे होते हैं, जीरोफाइट्स होते हैं। जीरोफाइट्स ऐसे प्लांट होते हैं, ऐसे पादप ऐसी जगह पर जहाँ क्या होगी, जल की कमी होती है। ऐसे पादप ऐसी जगह पर होते हैं जहाँ क्या होती है, जल की कमी होती है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, जीरोफाइट्स। तो जीरोफाइट यानी कि मृदुविद ऐसे प्लांट या पादप होंगे जो क्या करेंगे, वायु, ताप और नमी, यानी कि ताप को ज़्यादातर क्या करते हैं, सहन कर सकते हैं, ऐसे होते हैं। इनकी पत्ती ऐसी होती है। तो इनकी पत्ती यानी कि क्या, इनमें क्या मिलेगा, जो ये ताप और वायु को क्या करती हैं, सहन कर सकती हैं। तो इनमें क्या मिलेगी, क्यूटिकल की क्या मिलेगी, परत मिलेगी, जो मोम की स्तर होती है, एक मोम की बनी होती है क्यूटिकल का क्या मिलेगा, इन पत्तियों में आवरण मिलेगा। और उसमें क्यूटिकल जो पत्ती मिलेगी, क्यूटिकल का आवरण, उसमें क्या मिलेंगे, गतिकरंध्र मिलेंगे, और जो क्या करेंगे, वाष्पोत्सर्जन करवाएंगे। जो गतिकरंध्र होते हैं, यानी कि इनमें जो वाष्पोत्सर्जन होगा वो बहुत कम मात्रा में होगा, यानी कि ज़्यादातर हम कह सकते हैं कि जो वाष्पोत्सर्जन होता है वो क्या करता है, 90%, अगर जल लिया उन्होंने 100%, तो 90% वो निकाल देता है रंध्रों के द्वारा, लेकिन 10% वो 10% ही रह जाता है प्लांट में, जिसे हम कहते हैं वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया। लेकिन ऐसा क्यों होता है वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया, लेकिन ज़्यादातर वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया ऐसी होती है, 100% पानी अब्जॉर्ब किया जल मूल ने और निकाल दिया,
रंध्रों के द्वारा 90% और रह गया कितना 10%। तो इससे ही हम यानी कि 90 लेंगे और 100% लेंगे और 10% क्या करेंगे निकाल देंगे। तो इससे ही इस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे वाष्पोत्सर्जन। तो इसमें ही इनमें प्लांट में क्या होगा ज़्यादातर क्यूटिकल की आवरण होता है जो मोम की स्तर होती है और उसमें क्या होते हैं गति के रंध्र होते हैं, इनकी छोटे छोटे रंध्र होते हैं जो बहुत कम क्या करते हैं पानी को जाने देते हैं। यानी कि वाष्पोत्सर्जन में क्या होगा 90% पानी निकल रहा था, लेकिन इसमें क्या होगा बहुत कम पानी क्या होगा बाहर निकलेगा। वाष्पोत्सर्जन क्या होगा बहुत कम होगा तो लेकिन बहुत कम होगा, 90% नहीं निकलेगा, यानी कि उससे बहुत कम पानी इसमें क्या होगा वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया द्वारा बाहर निकलेगा। तो ये हमने पत्ती की बात करी। तो पत्ती भी हमने पढ़ ली, यानी कि लीफ हमने पढ़ लिया और तना हमने पढ़ ली, तना हमने पढ़ा और मूल। तो ये हमारे मुख्य पादप शरीर के जो 3 भागों में पत्ती तना और जड़ में हमने बांटा था, ये तीनों हमने पढ़ लिए। अब बात करते हैं जिम्नोस्पर्म का जीवन चक्र कैसा होता है। तो जीवन चक्र की हम बात कर लेते हैं, यानी कि बीजाणु उद्भिद का तना भी हमने पढ़ लिया, मूल भी हमने पढ़ ली और पत्ती भी हमने कंप्लीट कर दी। अब बात करते हैं हम इसके जीवन चक्र की। तो जीवन चक्र की बात करते हैं, जिम्नोस्पर्म का जीवन चक्र कैसा होता है। तो इनका जीवन चक्र कैसा होगा उनका। तो जीवन चक्र की अगर हम बात करें, जैसे प्लांट है, प्लांट पे क्या मिलेंगे लघु बीजाणु पर्ण मिलेंगे और लघु बीजाणु पर क्या मिलेंगे लघु बीजाणु धानी मिलेंगी और इसमें एक क्या मिलेंगे गुरु बीजाणु पर्ण मिलेंगी और उस पर क्या मिलेंगी गुरु बीजाणु धानी मिलेंगी। यानी कि गुरु बीजाणु धानी में क्या होते हैं बीजाणु, जिन्हें हम बीजाणु भी बोलते हैं, और लघु बीजाणु पर क्या मिलेंगे नर मिलेंगे। तो लघु बीजाणु पर्ण पर क्या मिलेंगे लघु बीजाणु धानी और गुरु बीजाणु पर्ण पर क्या मिलेंगे गुरु बीजाणु धानी। तो इसमें यानी कि लघु बीजाणु धानी भी मिलेंगी एक ही प्लांट पर और एक ही पर क्या मिलेंगी गुरु बीजाणु धानी। तो अगर हम लघु बीजाणु धानी की बात करें कि लघु बीजाणु धानी है क्या। तो लघु बीजाणु धानी की बात करें तो लघु बीजाणु धानी जो होगी उसमें क्या होगी लघु बीजाणु मातृ कोशिका होगी, यानी कि कैसी होगी 2n होगी। लघु बीजाणु मातृ कोशिका कैसी होगी 2n होगी और उसमें फिर अर्धसूत्री विभाजन होगा। जैसे ही अर्धसूत्री विभाजन होगा तो क्या बनेंगे लघु बीजाणु बनेंगे और लघु बीजाणु कैसे होंगे फिर अंकुरित होंगे। अंकुरित होने के यानी कि अंकुरित कब होंगे जब क्या होते हैं बीजाणु क्या हो जाते हैं परिपक्व हो जाते हैं। तो बीजाणु क्या हो जाएंगे अंकुरित हो जाएंगे। उसके बाद जो परिपक्व होंगे अंकुरित होंगे तो आकार क्या हो जाएगा उनका बड़ा हो जाएगा और उसमें क्या होंगे नरयुग्मक होंगे और जैसे ही परिपक्व होंगे तो आकार क्या होगा बड़ा होगा और परागकण क्या होंगे उसमें से बाहर निकलेंगे। यानी कि ये लघु बीजाणु धानी जो होगी ये फटने की नहीं, लेकिन फटने से पहले ही जैसे इनका आकार बड़ा होगा अंकुरित होंगे परिपक्व होंगे आकार बड़ा होगा तो इनसे क्या निकलेंगे परागकण निकलेंगे और परागकण आकर किस पर गिरेंगे पत्तियों पर गिरते हैं। लेकिन ये फटने की नहीं लघु बीजाणु धानी, ये फटती नहीं लेकिन परागकण क्या होते हैं इससे निकल जाते हैं और जिन्हें हम बोलते हैं नरयुग्मोद्भिद, क्योंकि जो परागकण होंगे उसमें क्या होंगे युग्मक होते हैं। परागकण में क्या होंगे युग्मक होंगे तो इसे क्या बोलेंगे हम नरयुग्मोद्भिद, इन्हें हम क्या कहते हैं नरयुग्मोद्भिद। तो ये हमने बात करी लघु बीजाणु धानी की, यानी कि लघु बीजाणु पर्ण पर क्या मिल रही थी लघु बीजाणु धानी। ये क्या थी लघु बीजाणु पर्ण। लघु बीजाणु पर्ण पर क्या मिली थी लघु बीजाणु धानी, जिसमें क्या थी लघु बीजाणु मातृ कोशिका थी जो कैसे थी 2n थी। फिर अर्धसूत्री विभाजन हुआ, फिर अंकुरित होकर परिपक्व होकर क्या निकले उनसे परागकण निकले। परागकण में क्या थे नर थे, यानी कि युग्मक थे वो कैसे थे नरयुग्मोद्भिद थे। यानी कि परागकण में क्या निकलेंगे युग्मक निकलेंगे और कैसे होते हैं इनका आकार कैसा होता है और ये क्या होते हैं परागकण होते हैं जिनका आकार क्या होता है बड़ा होता है। तो ये था लघु बीजाणु धानी की बात करी हमने। अब हम बात करते हैं गुरु बीजाणु धानी, यानी कि गुरु बीजाणु धानी है क्या। तो गुरु बीजाणु धानी जो होगी यानी कि बीजाणु जिन्हें हम बीजाणु भी कहते हैं, गुरु बीजाणु धानी को बीजाणु भी कहते हैं, दूसरा नाम बीजाणु है। तो इसका जो कार्य यानी कि इसकी जो संरचना होगी स्ट्रक्चर होगी वैसी होती है।
यानी कि ये यहाँ बीजाणु द्वार होगा, बीजाणु द्वार, और यहाँ इसे क्या बोलते हैं, अध्यावरण बोलते हैं। एक ये और ये दो इसमें क्या होते हैं, अध्यावरण होते हैं, जिसे हम अध्यावरण बोलते हैं। 2 परतें सी होती है, इसमें से क्या बोलते हैं, अध्यावरण, और इसे भ्रूणपोष बोलते हैं। और ये क्या है, बीजाणुवर्त है, यानी कि डंडी बोलते हैं जिसे हम बीजाणु की। तो ये क्या करेंगे, गुरु बीजाणु धानी, यानी कि बीजाणु क्या होगा, इसमें क्या निकलेंगे, गुरु बीजाणु मातृ कोशिका। इसके अंदर क्या होंगी, गुरु बीजाणु मातृ कोशिका, यानी कि इसके अंदर क्या होंगी, गुरु बीजाणु मातृ कोशिका। और जो गुरु बीजाणु मातृ कोशिका होगी उसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा। तो एक गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से 4 गुरु बीजाणु बनेंगे। ये कैसे होंगे, अगुणित होते हैं, और 4 गुरु बीजाणु निकलते हैं इनसे, एक गुरु बीजाणु से। और जो 4 गुरु बीजाणु निकलेंगे वो तीन तो उनमें से क्या हो जाएंगी, नष्ट हो जाएंगी। 3 क्या हो जाएंगे, उसमें से गुरु बीजाणु नष्ट हो जाएंगी, लेकिन एक गुरु बीजाणु बचेगी। एक गुरु बीजाणु क्या होगी, आकार में बड़ी हो जाएगी। एक गुरु बीजाणु क्या हो जाती है, आकार में बड़ी हो जाती है। और ये क्या करेगी, लगातार विभाजन करेगी, लगातार विभाजन करके क्या बनाएंगी, भ्रूणपोष बनाएंगी, जिसे मैंने बताया भी ये भ्रूणपोष है। लगातार विभाजन करते रहेंगे, क्या बनाएंगे, भ्रूणपोष बनाएंगे। बाहर क्या है, ये बाहर भ्रूणपोष है। उसमें बहुत सारे क्या होंगी, कोशिका होंगी, और कोशिका क्या करेंगी, बहुत सारी कोशिका होती हैं जो क्या करती हैं, भ्रूण को क्या देती है, पोषण देती है। भ्रूणपोष भी एक पोषण ही देगा भ्रूण को, यानी कि उसके बाद क्या बनेगा, भ्रूण बनेगा। ये था गुरु बीजाणु मातृ कोशिका, यानी कि गुरु बीजाणु धानी है, बीजाणु की बात करें हमने। तो इसमें से जो गुरु बीजाणु होगा, यानी कि बीजाणु का ही होगा। बीजाणु द्वार से क्या आएंगे, परागकण आएंगे। परागकण आएंगे यानी कि परागकण कैसे आते हैं, परागकण चलायमान होते हैं, यानी कि वायु के द्वारा, कीट के द्वारा, कीड़ों के द्वारा, या मनुष्य के द्वारा भी वो आ सकते हैं। जैसे फूलों पर जाएंगे तो क्या करेंगे वहाँ पर, तो बीजाणु द्वार से क्या आएंगे, परागकण आएंगे, यानी कि जो बीजाणु द्वार है, बीजाणु द्वार से क्या आएंगे, परागकण आएंगे। परागकण क्या होते हैं, चलायमान होते हैं, यानी कि कीट के द्वारा, मनुष्य के द्वारा, या तितली के द्वारा ही क्या होते हैं, आ सकते हैं। जैसे ही कोई कीट दूसरे प्लांट पर जाकर बैठेगा तो उससे वो क्या करेगा, जैसे ही दूसरे प्लांट से आएगा तो स्त्री के सिर पे आकर बैठेगा तो उससे क्या निकलेंगे, परागकण निकलेंगे। तो ऐसे परागकण जैसे गिरेंगे तो परागकण परागनली से होते हुए कहाँ तक पहुँचेंगे, अंत तक पहुँचेंगे। और जैसे अंत तक पहुँचेंगे तो इसमें क्या होगा, संलयन होगा, और उसके बाद क्या होगा, निषेचन होगा। तो निषेचन होगा तो क्या बनेंगे, युग्मनज बनेंगे। तो ऐसे ये बीजाणु हमारा कंप्लीट हो गया, यानी कि परागकण आएंगे परागनलिका से होते हुए, ये क्या है, परागनलिका, और अंत तक आएंगे और क्या करेंगे, संलयन होगा, और इसके बाद निषेचन होगा, और क्या बनाएंगे, युग्मनज बनाएंगे। तो फिर युग्मनज बनेगा उनमें। तो ऐसे बीजाणु क्या हुआ, हमारा कंप्लीट हो गया। गुरु बीजाणु धानी क्या होगी, हमारी कंप्लीट होगी। तो ये था गुरु बीजाणु धानी, और हमने लघु बीजाणु धानी भी पढ़ ली। तो हमने जीवन चक्र क्या हो गया, जिम्नोस्पर्म का क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो हम आगे हमारे इसमें रह गया है एंजियोस्पर्म, जो हम नेक्स्ट टॉपिक में क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो अगर आपको बच्चों मेरा लेक्चर अच्छा लग रहा है तो बच्चों प्लीज़ लाइक कर देना। हम आपके लिए इतनी मेहनत करके लाते हैं टॉपिक वाइज, और आपको समझाने की पूरी कोशिश करते हैं कि आपके अच्छे से समझ में आए। और आपको जैसे मैं पढ़ा रही हूँ ऐसे पढ़ना है, समझना है, और अपनी नोटबुक में एक एक चीज़ को एक एक अच्छे से नोट करना है। तो बच्चों, अगर मेरा लेक्चर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, और अपने दोस्तों में शेयर कर देना। तो आज की वीडियो में यहीं पर एंड करती हूँ। आप सभी का धन्यवाद।